कनाडा में पीआर लेने का ड्रीम बहुत सारे लोगों का रहता है और जितने भी प्रोविंसेस या टेरिटरीज है उसमें ओंटारियो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो एक मैग्नेट का काम करता है। ओंटारियो में पीएनपी प्रोग्राम चलता है जो जाना चाहता है ओआईएनपी, जिसके अंतर्गत आप बिना जॉब ऑफर के भी कुछ ऐसी कैटेगरीज है जहां पर पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो। काफी अलग वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स रहते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीआर। लेकिन रिसेंटली 31 अक्टूबर 2025 को ओआईएनपी को लेके काफी मेजर चेंजेस आ गए हैं, विच 18 फैक्टर्स आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड, जिसके अंतर्गत पीआर एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन सस्पेंड भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। अब ये क्या फैक्टर्स हैं उसके लिए एक मैंने पीपीटी बनाया, आज आपको उसके साथ शेयर करके डिस्कस करने जा रही हूँ कि क्या चेंजेस हो सकते हैं और किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन को इम्पैक्ट हो सकता है। और साथ में ये भी बताऊंगी इन केस अगर नॉमिनेशन के बिना आपकी जो एप्लीकेशन आपने डाली हुई है वो रिटर्न हो जाती है तो क्या आपका रिफंड मिलेगा, या अगर आपका एप्लीकेशन नॉमिनेट हो गया है तो आपके पास क्या राइट्स रहते हैं। सो दीज थॉर्टी क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बिफोर द एंड ऑफ द वीडियो। काइंडली वॉच के लेंगे इफ यू वांट ऑल द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे मेरे को फॉलो कीजिए। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लीजिए। वीडियोस अच्छी लग रही है लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ उन 18 फैक्टर्स को जो न्यू ओआईएनपी के रूल के अंतर्गत रीजन बन सकते हैं एप्लीकेशंस की सस्पेंशन का या रिटर्न का। इसको मैंने 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोटा एंड प्रोसेसिंग रूल। नंबर 1, फेडरल नॉमिनेशन एलोकेशन लिमिट्स। गाइस आपको पता ही है कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंसेस को एक नंबर देती है फॉर नॉमिनेशन। उन प्रोविंसेस में कितनी पीएनपी के अंतर्गत एप्लीकेशंस लग सकती हैं, जो पहले से इस टाइम पे ऑलमोस्ट हाफ है। नो डाउट प्रोविंसेस कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में ओंटारियो में वो लिमिट अब जितनी भी उनको मिली है वो फुलफिल हो जाती है, तो ताकि ओवर नॉमिनेशन को ना किया जाए इसीलिए वो एप्लीकेशन को रिटर्न या सस्पेंड कर सकते हैं। दूसरा मेजर रीजन है हाई वॉल्यूम ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशन। अगर उनके पास वर्कलोड ज्यादा है टेम्पररीली वो स्टॉप कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इनटेक या मतलब एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो ताकि उनका पर्पस यही है कि डिले ना हो और बैकलॉग ना बढ़े। तो हाई वॉल्यूम ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशन कैन बी अनदर रीजन। थर्ड इज एनुअल अप्रूवल टारगेट्स मेट और एक्सीडेड। अब जितनी एप्लीकेशंस को अप्रूव करना है जो उन्होंने टारगेट रखा है, सपोज 100 एप्लीकेशन किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में उन्होंने अप्रूव करनी है और वो अप्रूव हो चुकी है, तो उनके पास जो 101 जो 101 नंबर एप्लीकेशन होगी ना, उस केस में उसको भी वो रिटर्न कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। नंबर 4 इज फेडरल पीआर इनटेक स्टेटस। सो अगर कनाडा ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं लेता, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की बात हो रही है, फेडरल पीआर इनटेक स्टेटस, और यहाँ पर वो उसकी बात ओंटारियो की नहीं है। अगर कनाडा का जो लाइक एप्लीकेशंस का नंबर है वो ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे फॉर पीआर, तो उस केस में कोई एप्लीकेशन अगर ओआईएनपी के अंतर्गत लगी है तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन सस्पेंड या रिटर्न होने का कारण बन सकती है। नेक्स्ट इज पॉलिसी एंड कंप्लायंस रिस्क। नंबर 5, सिस्टमैटिक कंप्लायंस और एनफोर्समेंट कंसर्न्स, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोफाइल बाय यू और द रिप्रेजेंटेटिव जो आपने चूज किया है वो, या कोई भी आपने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट लगाया है, इन एनी केस तो बिना सोचे वो वापस कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन। ध्यान रखिए, अगर इवन एम्प्लॉयर भी जो प्रोग्राम का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है उसको मेक नहीं कर रहा, दैट कैन बी अनदर रीजन। नंबर 6, न्यू पॉलिसी प्रायोरिटीज फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट बढ़ बढ़ के चेंजेस कर रही है, और जितने चेंजेस है ऑब्वियसली वो प्रोविंसेस को भी मतलब कम्युनिकेट होते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी कैटेगरी में ओंटारियो गवर्नमेंट को कोई चीज इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनको बोला जाता है किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है, तो उस केस में जिसकी प्रायोरिटी नहीं होगी, जो एप्लीकेशन प्रायोरिटाइज नहीं होगी, उसको वो सस्पेंड या रिटर्न कर सकते हैं। नंबर 7, पॉलिसी गाइडेंस फ्रॉम ओंटारियोज मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमिग्रेशन।
पहले मैंने फेडरल गवर्नमेंट की बात की है, अब मैं ओंटारियो के मिनिस्टर की बात कर रही हूँ। अगर वहां से कोई ऐसी कम्युनिकेशन आती है, क्योंकि जो ओंटारियो मिनिस्टर इमिग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, वो इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन या हम कहें प्रायोरिटीज किसको देनी है उसके बारे में जो है कम्युनिकेट करते हैं। तो इन केस अगर डायरेक्टर को ऐसा कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कम्युनिकेशन आता है, तो उस केस में भी एप्लीकेशन रिटर्न हो सकती है। नेक्स्ट इज लेबर मार्केट कंडीशन। आपको पता ही है कि वहां पर काफी ऐसे एरियाज हैं जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। स्पेशली अगर LMIA की बात करें तो वहां पर जो 6% से ज्यादा काफी ऐसे एरियाज हैं जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से ज्यादा है। तो उस केस में तो चलो LMIA इशू नहीं ना होता, बट यहाँ पर ओंटारियो की बात करें, वो तो है ही है। इसके अलावा भी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी या रीजन में उनको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो उस केस में भी वहां पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट, ओंटारियो के लाइक इकोनॉमी की बात करें, वहां पर जो लेबर मार्केट को जरूरत है किसी पर्टिकुलर वर्कर की या पर्टिकुलर पर्सन की, पर्टिकुलर मतलब एप्लीकेशन की, जिस कैटेगरी में बंदे ने आके PR लेना है, तो अगर वो एक्सपेक्ट से ज्यादा हो गया है तो ऑब्वियसली उसको भी रिटर्न किया जा सकता है। ये सर्टेन ऑक्यूपेशंस के लिए हो सकती हैं चीजें जहां पर ओवर सप्लाई है, रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, तो जितनी लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग उनके पास है, तो इस केस में भी ये काफी डिसअपॉइंट कर सकता है लोगों को। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर। तो यहाँ पर सारी मुसीबतों की जड़ कहेंगे ना तो वो हाउसिंग क्राइसिस है। तो कहीं पर हाउसिंग अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत टाइट है। यहाँ वहां पर जो अकोमोडेशन का एक्सपेंस है वो मैनेज नहीं हो रहा, तो इस केस में भी उस स्पेसिफिक रीजन के लिए जो एप्लीकेशंस गई हुई हैं उनको रिजेक्ट किया जा सकता है। यहीं पे बात खत्म नहीं हुई, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पब्लिक सर्विस। अगर उनको लगता है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जो सर्विस वो नहीं प्रोवाइड कर सकते टू द पब्लिक, इट मे बी हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल प्रोग्राम्स, तो कैपेसिटी जो है वो मोर देन लाइक रिक्वायरमेंट हो गई है, तो इस केस में भी एप्लीकेशंस कैन बी रिटर्न। नेक्स्ट कैटेगरीज एप्लीकेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स जिनको कंसिडर किया जा सकता है। नंबर 1 जो 12 है, एंड एप्लीकेंट हैज नो लीगल स्टेटस टू वर्क इन कनाडा। कई बार क्या होता है कि उनका जो लीगल स्टेटस है वो खो जाता है, अप्लाई करते हैं उस केस में, हो सकता है जब, क्योंकि PR की एप्लीकेशन टाइम कंज्यूमिंग होती है, हो सकता है उस केस में उस बंदे का लीगल स्टेटस ना हो। इट कैन बी द रीजन टू रिफ्यूज और रिटर्न द एप्लीकेशन। वेदर एप्लीकेंट इज एम्प्लॉयड इन ओंटारियो एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब मैं इसको समझाती हूँ कि जब अप्लाई कर रहे थे तब वो ओंटारियो में थे, ड्यू टू एनी रीजन उनको कहीं और जॉब मिल गया, वो किसी और प्रोविंस में जाके जॉब कर रहे हैं, तो उस केस में भी जो एप्लीकेंट है तो उसकी एप्लीकेशन रिटर्न की जा सकती है। जॉब ऑफर अगर वैलिड नहीं है, ये ध्यान में रखिए कि जॉब ऑफर वैलिड करवाना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप जिस भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो तो आपका जॉब ऑफर वैलिड होना चाहिए और वो अप्रूव्ड होना चाहिए OINP डायरेक्टर के द्वारा। अगर वो अप्रूव नहीं कर पाया डायरेक्टर, दैट कैन बी अनदर रीजन टू रिटर्न द एप्लीकेशन। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें, इंग्लिश फ्रेंच दोनों ही कनाडा में एक्सेप्टेड हैं, तो यहाँ पर जो ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लाइक रिक्वायरमेंट की बात करें, जो सपोज नई रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं और जो एप्लीकेंट ने अपनी रिक्वायरमेंट भेजी थी एप्लीकेशन का करते समय, तो उस केस में उसकी रिक्वायरमेंट अलग थी, तो दैट कैन बी अनदर रीजन ऑफ रिटर्निंग द एप्लीकेशन। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री या सैलरी या वेज जो भी वो लेते हैं उसकी हिस्ट्री मिसमैच कर रही है ओंटारियो की जो प्रोविंस की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज के साथ, मतलब मैच नहीं कर रही, सो इन दैट केस इट कैन बी अनदर रीजन टू रिटर्न द एप्लीकेशन। अगर किसी का एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा है लेकिन जो ओंटारियो की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो अगेन मैच नहीं कर रही, वो उस एजुकेशन के साथ नहीं है, तो उनको अगर लगता है दे कैन रिटर्न। नेक्स्ट, कैनेडियन वर्क और एजुकेशन एक्सपीरियंस। सो जो कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस जिस भी एप्लीकेंट ने अपना शो किया हुआ है, तो वो भी अगर मिसमैच करता है जो भी वहाँ की रिक्वायरमेंट समझ लो उसके साथ या उसके प्रोफाइल, कुछ भी रीजन हो सकता है, देयर इज अनदर रीजन टू रिटर्न द
एप्लीकेशन। सो ये जरूर 10 फैक्टर्स है जो आपकी एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं खतरे में डाल सकते हैं, इनको कंसीडर जरूर कीजिए। So guys, this is all about today's video. Hopefully you have got to know about the recent changes which have been introduced in OINP. किस तरीके से ये OINP के एप्लीकेंट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि जिन्होंने 31 अक्टूबर से पहले एप्लीकेशन डाली है उनके लिए कोई भी चेंज उनकी एप्लीकेशन को इम्पैक्ट नहीं करने जा रहा, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन असेस होगी एज पर द ओल्ड रूल्स। अब थॉनी क्वेश्चंस का जवाब देती हूँ। सबसे पहले, अगर आपने OINP के अंतर्गत एप्लीकेशन डाली और आपका नॉमिनेशन अभी अप्रूव नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली आपकी एप्लीकेशन रिटर्न हो जाती है, उस केस में आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो फुली रिफंड हो जाएगी। दूसरा केस, आपका नॉमिनेशन अप्रूव हो जाता है, उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन आपको रिटर्न करते हैं। इस केस में आपके पास 30 डेज का टाइम पीरियड रहता है, आप रिव्यू के लिए, रीअसेस के लिए उनको वो लिख के भेज सकते हैं। यू हैव टू सेंड देम इन राइटिंग। नेक्स्ट थर्ड थिंग, आपके पास इंटरनल राइट रिव्यू के लिए आपका राइट है, आप उसके लिए भी उनको अपील कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। होपफुली इट इज इंफॉर्मेटिव टू यू, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो OINP के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन उनके पास होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं नेक्स्ट वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊंगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।